Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई वाई आलू तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। हिमालय टेलीविजन देख रहा सभी दर्शकों में मैं दयाराम अग्रवाल को प्यार भर्यो अभिवादन। आप सभी को चाहे तो एकमात्र मारवाड़ी कार्यक्रम आपनो नेपाल आपनो गौरव में आप सबको स्वागत है। आओ कार्यक्रम में आगे बढ़ा आपकी पंक्तियां से। आपकी पंक्तियां। हंसकर जीना दस्तूर है जिंदगी का, एक यही किस्सा मशहूर है जिंदगी का, बीते हुए पल कभी लौट कर नहीं आते, यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। अब आगे आज का अतिथि से बातचीत। आज आपने कने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर मोहित गुप्ता हैं, जो कि दिल्ली में जीवी पंत हॉस्पिटल में कार्यरत है और मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज का एसोसिएट प्रोफेसर भी है। उम्र में सिर्फ 41 वर्ष का और शायद भारत में सबसे कम उम्र का कार्डियोलॉजिस्ट में से एक है। आज इना से आपने मुटु में होने वाली समस्या की तो बात करांगा ही, इनके अलावा अध्यात्म और मेडिकल साइंस को संबंध के बारे में भी बात करांगा। आओ कार्यक्रम में इन्होंने स्वागत करा। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार डॉक्टर साहब, आप जैसे 30 वर्षों से ब्रह्म कुमारी से जुड़े हैं और अध्यात्म और मेडिकल प्रोफेशन, या यूं कहूं अध्यात्म से एक डॉक्टर का क्या नाता, क्या संबंध? देखिए, अक्सर कहा गया है कि साइंस और स्पिरिचुअलिटी ये दोनों अलग अलग चलते हैं ना। अध्यात्म और विज्ञान जो है इनकी मार्ग ही अलग अलग हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि कहा गया है कि साइंस इज़ ब्लाइंड विदाउट स्पिरिचुअलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी इज़ लेम विदाउट साइंस। यानी एक ऐसा साइंस जिसके पास जो साइलेंस की शक्ति नहीं है, क्योंकि साइंस का कोई भी इन्वेंशन होता है, आप देखेंगे कभी शोर वाले प्लेस पे होता है, नहीं, वो डीप साइलेंस के अंदर ही होता है, कंसंट्रेशन पावर के साथ होता है। तो ऐसी आध्यात्मिक शक्ति और साइंस जो हैं, ये दोनों सत्य की खोज में ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग खोज चाहता है, कोई अलग खोज चाहता है। दोनों का ध्येय क्या है कि इस विश्व में शांति हो और एडवांसमेंट हो। लेकिन जब दोनों एक दूसरे से विमुख हो जाते हैं तो साइंस बहुत प्रगति कर जाता है और हमारी जो साइलेंस की पावर है, जो हमारा अध्यात्म है, वो कम होता जाता है। कम नहीं है, अंडर यूटिलाइज्ड पावर है। आध्यात्मिक शक्ति को आज का मानव जो है वो बहुत कम यूज़ कर रहा है। तो दोनों का जोड़ जो है वो चोली दामन का जोड़ है, वो चोली दामन का साथ है। केवल ज़रूरत है आज के मानव को, मुझे और आपको ये रियलाइज़ करने के लिए कि दे बोथ आर वर्किंग इन हार्मनी विद ईच अदर, दे आर नॉट वर्किंग अगेंस्ट ईच अदर। साथ साथ काम कर रहे हैं, एक दूसरे के विरुद्ध काम नहीं कर रहे, एक दूसरे के। तो लेकिन जो आप बोल रहे हो ना, विरुद्ध काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन होता ये है कि लोग जब प्रचार करते हैं तो विज्ञान को थोड़ा अलग तरीके से दिखाते हैं और स्पिरिचुअलिटी को थोड़ी अलग बातों में बातें करते हैं। अब आके कुछ परिवर्तन जरूर आ रहा है कि एक दूसरे को मान रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि अध्यात्म का जो सब्जेक्ट भी है वो हर व्यक्ति अलग अलग अपने तरीके से उसको लोगों के आगे रखता है। और आप देखते हैं आजकल टेलीविज़न चैनल्स पे भी इतने मल्टीपल प्रकार की धारणाएं आ गई हैं। लेकिन हम किसी और की बात नहीं करते, हम केवल अपने आप की बात करें कि आध्यात्मिक मार्ग के अंदर हम साइंस को यूज़ करते हैं। आज के संसाधन के द्वारा हम साइंस को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिकता हमको हमारे सत्य से अवगत कराती है, हमारी ट्रुथ से हमारे को बिलीफ रूबरू हमको कराती है। तो ये हमारी सोच पर निर्भर करेगा कि क्या यथार्थ आध्यात्मिकता, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा अभी, क्या हम उसको फॉलो करते हैं, या केवल हम लोग रिलीजन क्या है? रिलीजन वो है जो हमारे जीवन के अंदर सेक्रेडनेस को लाए। आज हम लोग मुख से तो शास्त्र पढ़ते रहते हैं, लेकिन आज के मानव का जो जीवन है वो शास्त्रमयी नहीं हो पाता है। तो आज हमारे लिए आवश्यकता है कि यथार्थ आध्यात्मिकता को हम अपने जीवन में अपनाएं और हमारे जीवन से वो झलके। तो इंसान के शरीर में जो बीमारियां लगती है उसको आप लोग मेडिकल टर्म में तो नाम दे देते हैं कि इसको ये हो गया, इसको ये हो गया,
एक्चुअल में इंसान बीमार होता क्यों है, या यूं कहूं बीमारियों से माइंड का क्या संबंध है? हर बीमारी के पीछे आप देखेंगे, आज से 10 से 15 साल पहले कहा जाता था कि साइकोसोमेटिक एलिमेंट, यानी जो मानसिक रूप की जो परेशानी होती है वो उसके पीछे छुपी होती है। आज साइंस ये 100% प्रूव कर चुकी है कि हर बीमारी के पीछे एक साइकोलॉजिकल एलिमेंट यानी मानसिक एलिमेंट फिक्स्ड होता ही होता है। और इसको मैं आपके समक्ष बड़े स्पष्ट रूप से रखता हूँ। जब कोई व्यक्ति बीमार होता है तो हम वर्ड डिजीज़ का यूज़ करते हैं या नहीं? डिजीज़ का वर्ड यूज़ करते हैं। डिजीज़ वर्ड 2 शब्दों से बना है, डिस और ईज। ईज यानी कंफर्ट। जब कंफर्ट और इजीनेस हमारे मन से पहले चली जाती है और फिर हमारे शरीर से जाती है तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। अब आप कहेंगे कि कैसे, इसको स्पष्ट करिए। तो सभी दर्शक भी और आप भी ये सोचिए कि कई बार ऐसा नहीं होता कि हमारा मन बहुत खराब है और शरीर पे कोई बीमारी नहीं है, शरीर बिल्कुल ठीक है। तो जब हमारा मन खराब है और शरीर हमारा स्वस्थ है तो उस दिन हमारा काम करने का मन करेगा या नहीं करेगा? बताइए। नहीं करेगा। नहीं करेगा। शरीर बिल्कुल ठीक है, आप कहेंगे बुखार लग रहा है, जरा देखो ब्लड प्रेशर तो नहीं हो गया। अब मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जब हमारा मन को सडनली कोई बहुत अच्छी न्यूज़ मिल जाती है लेकिन शारीरिक रूप से कोई बीमारी हमारे पास है, तो लेकिन उठ खड़े होते हैं। उठ खड़े होते हैं। तो माइंड ओवर मैटर है या मैटर ओवर माइंड है? हमारा मन हमारे शरीर को कंट्रोल करता है। तो शारीरिक रूप की जो बीमारी है उसको नाम देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आज हर व्यक्ति को ये समझना ज़रूरी है कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं और कहते हैं इस डॉक्टर से बात करके ही मेरी आधी बीमारी दूर हो जाती है, क्यों हो गई? उसने तो कोई गोली भी नहीं दी, उसने तो अभी कुछ सिर्फ बात ही तो की है, लेकिन मीठी बात करी है। तो वो हमारी मानसिक पीड़ा को कम कर देता है। और जैसे ही हमारी मानसिक पीड़ा कम होती है तो हमारी बीमारी होते हुए भी उसकी महसूसता को क्या होता है? कम हो जाती है। तो दोनों बातें अपनी जगह सही हैं। साइंस अपनी जगह बिल्कुल ठीक कहती है कि ये बीमारी है, लेकिन साइंस क्या करेगी? केवल शरीर की बीमारी को देखती है। लेकिन अध्यात्म और साइलेंस जो होता है वो हमारे मन की बीमारी को देखता है। तो वो कहता है मन को भी ठीक रखो तो गोली जो है वो और असर करेगी। इसको मैं और भी आपके आगे स्पष्ट करूंगा। कहा जाता है हर इंसान का जो ब्रेन है वो 13-14 वर्ष की उम्र तक आते आते पूर्ण विकसित हो जाता है। आध्यात्मिक चिंतन और अच्छे संस्कार के लिए ब्रेन किस उम्र में आकर तैयार हो जाता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पहले बिलीफ था कि ब्रेन को आप शुरू के अंदर ही फीड करिए, कम उम्र से ही बच्चे को आप ये बताना आरंभ करिए। लेकिन अब हमने जो शोध किए हैं साइंस के अंदर उसमें दिखाया गया है, जिसको हम एक नया प्रोग्राम कहते हैं डिवाइन गर्भ संस्कार। यानी जब माता बच्चे और बच्चे की आत्मा को, पहले तो शरीर का रूप लेता है लेकिन उस शरीर के अंदर करीब 6 से 8वें महीने के अंदर आत्मा भी आ जाती है। तो शुरू से जब बच्चा माँ की कोख के अंदर पल रहा होता है तभी से उसको अच्छे संस्कार, उसको अच्छी बातें सुनाना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन तो हमारे शरीर का एक अंग है, वो एक्सप्रेसिव फैकल्टी नहीं है, लेकिन उस ब्रेन को कंट्रोल करने की जो शक्ति है वो हमारी माइंड पावर है, माइंड इंटेलेक्ट एंड रिजॉल्व, जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस कहते हैं, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, जो अपने संस्कार लेकर आती है। तो आज अगर हम बच्चे का आह्वान करना चाहते हैं, बच्चे को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं, तो बहुत आवश्यक है कि बीज को हम शुरू से ही गर्भ की टाइम से ही माँ अच्छा सोचे, घर में वातावरण अच्छा हो। और आप जानकर ये हैरान होंगे कि इस पे जितने एक्सपेरिमेंट्स, हमारे जो इंस्टीट्यूशन है उसने एक नए प्रोग्राम स्टार्ट किया है डिवाइन गर्भ संस्कार। उसमें जो माताएं कोख से होती हैं उनको मेडिटेशन के साथ साथ अच्छा आहार, प्रॉपर व्यायाम, सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। और जब उनका बच्चा होता है तो मैजिकल रिजल्ट्स होते हैं। वो कहते हैं कि हम इमेजिन नहीं कर सकते कि लोग आकर कहते हैं कि आपके बच्चे का जो ऑरा है उसको देखकर ही इतना आनंद आता है। वो बच्चा संस्कारी होता है। तभी आप देखेंगे कि कई बच्चे जो होते हैं अच्छे घर में, अच्छे जगह, सब जगह जन्म लेंगे, लेकिन वो संस्कारों के अच्छे नहीं होंगे। वो रोएगा तो रोता जाएगा, दुखी होगा चिल्लाएगा, लेकिन कई बच्चे बड़े शांत होते हैं, उनके संस्कार बहुत अच्छे होते हैं। तो पुराने जो रिकॉर्डिंग लेकर आती है सोल, उसको तो हम अभी मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन अभी हम अच्छी सोल का आह्वान भी कर सकते हैं। और जो सोल आकर जन्म लेती है उसको हम अच्छा पानी दें, अच्छा बीज दें। पेड़ को अगर हमको
पानी करना हो तो पेड़ के पत्ते को देंगे, बीज को, उसके बीज को देंगे। तो बीज क्या है, वो माँ की कोख से ही वो बीज चलता है। तो 13-14 साल के अंदर तो ब्रेन विकसित होता है, लेकिन उस ब्रेन को कंट्रोल करने वाली आत्मा हर उम्र से, बचपन से ही लेके आगे तक प्रून होती है और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर सकती है। माँ बाप की शिक्षाओं को, उनके द्वारा दिए गए संस्कारों को एक्सेप्ट कर सकती है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, फिर आगे बढ़ेंगे। दर्शक वृंद, एक छोटो सो ब्रेक ले रहा हाँ, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले यह हफ्ता को दर्शक प्रश्न एक बार। यो हफ्ता को दर्शक प्रश्न, हाल त्रिभुवन विमानस्थल रहेको स्थानलाई पहिले के नामले चिनिन्थ्यो? अप्सन ए गौशाला, अप्सन बी फुटबल मैदान, अप्सन सी गौचरण र अप्सन डी क्रिकेट मैदान। दिएका अप्सनहरूमध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस् र विजेता भई पाउनुहोस् आकर्षक उपहार। कलर्स मोबाइल प्राइड P5 प्रत्येक 2 हप्तामा एक जनालाई, सीजी को फ्यान हिटर प्रत्येक महीना एक जनालाई। विजेताको नाम आउँदो शनिबार बिहान 10:30 बजे आफ्नो नेपाल आफ्नो गौरवमा घोषणा गरिनेछ। Brought to you by Life is so sleek in my kitchen. अब लाइफ करा एन्जॉय। Authorized distributor for Nepal, Kitchen Concepts Private Limited. अब खाऊं वाई आलु तामाको स्वादमा, स्वाद खोजे जस्तो सुगन्ध रोजे जस्तो। ब्रिज सिमेन्ट, सॉलिड टेक्नोलोजीले बन्छ सॉलिड सिमेन्ट। ब्रेक के बाद आप सबको फिर से स्वागत है। अभी आप बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर मोहित गुप्ता जी से, और ये बातचीत ने फिर से आगे बढ़ावा। जैसे बच्चों की जो 13 से 18 वर्ष की जो उम्र, या यूं भी कह सकता हूं कि 25 वर्ष की उम्र तक, वो अपने पेरेंट्स को सबसे गंदे और बेवकूफ़ मानते हैं, या यूं कहूं उन बच्चों के दिमाग में एक एग्रेसिवनेस होता है। तो वो बॉडी में ऐसा क्या मेजर चेंजेस आता है जिसके कारण से उनमें वो चीज़ डेवलप होती है, और उसको टैकल करने के लिए पेरेंट्स को किस तरीके से हैंडल करना चाहिए? अगर मैं आपके प्रश्न को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँ तो आप ये बात कर रहे हैं कि जो पेरेंट और चाइल्ड की जो हार्मनी होती है, वो आजकल देखा गया कि बहुत जल्दी डिस्कॉर्डेंस आ जाती है, यानी बच्चों और पेरेंट्स के अंदर जो बातचीत है वो बैलेंस खत्म हो जाता है। इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से और स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा कि हार्मोन इम्बैलेंस का इसके अंदर थोड़ा रोल है, लेकिन इससे ज़्यादा रोल दोनों पर्सपेक्टिव्स को हमें देखना पड़ेगा। इसमें माँ बाप भी कुछ रोल प्ले कर रहे हैं और कुछ रोल बच्चे भी प्ले कर रहे हैं। आजकल क्या प्रॉब्लम है, आप देखिए कि जब बच्चे छोटे होते हैं, घर आते हैं, माँ अपने स्कूल की बात लेकर माँ बाप के पास आएंगे, और मैं आपसे एक प्रैक्टिकल प्रश्न पूछूंगा। जब बच्चा माँ बाप को अपनी बात सुनाता है तो क्या माँ बाप के पास आजकल इतना समय होता है कि वो उनकी बात को प्यार से सुने? बहुत नहीं सुन पाए, बहुत कम है, बहुत कम है। या सुनेंगे भी तो कोई बात अगर बच्चा कहेगा मम्मी मुझसे ये गलती हो गई, वो कहेंगे अरे तूने ऐसा कैसे कर दिया, ये तो बिल्कुल गलत है, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये गलत किया। डांट लगाएंगे, उसको हैरेस करेंगे, और उसको एक कई बारी हम लोग ऑफेंसिव भी हो जाते हैं, अब्यूजिव और ऑफेंसिव, यानी थप्पड़ भी लगा देते हैं। अब जो बच्चा जो सोल है, जो पुरानी रिकॉर्डिंग्स को भी लेकर आ रहा है, शरीर छोटा है लेकिन आत्मा विकसित है, जब उसको रिजेक्शन फेस करना होता है तो उसके मन के अंदर फीलिंग कैसी आएगी? उसके मन के अंदर नेगेटिव आएगी। आप खुद ही सोचिए, यदि आपके दिल की कोई बात है, इस उम्र के अंदर भी यदि आप किसी को बताएं और वो आपको रिजेक्ट करे, आपकी बात को नहीं सुने, तो आप उसके पास दोबारा जाके अपनी बात कहेंगे? नहीं, उसके पास नहीं जाएंगे। तो पेरेंट्स जो हैं बच्चों को आजकल रिजेक्ट करते हैं। तू मेरी संतान होकर ऐसा कर रहा है, बहुत गलत है। दूसरी बात, कई बारी जब पेपर लेकर आते हैं, रिजल्ट लेकर आते हैं, तो बच्चों से हम पूछते हैं कि तुम्हारे नंबर कैसे आए, बच्चे बोलेंगे 90% आए। तो पेरेंट्स का स्वभाव क्या होगा? ज़्यादातर पेरेंट्स कहेंगे हाँ बहुत अच्छा हुआ, लेकिन साथ में एक क्वेश्चन और भी आता है, अच्छा बाकियों के कैसे आए? ये एकदम कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन है। वो बोलेगा हाँ मेरे भी अच्छा है, कईयों के 95 भी आए हैं, कईयों के 98 भी आए हैं। तो आपका और हमारा रिस्पॉन्स क्या होगा? अच्छा यानी तेरे बहुत कम आए हैं, कहाँ रह गया? तो एप्रिसिएशन हमारी कम हो जाती है। तो जहाँ जहाँ बच्चे को रिजेक्शन फेस करना होता है, वहाँ हमारा रिलेशन जो है वो दूर होता जाता है। और दूसरी बात, जब बच्चे की बात पेरेंट्स नहीं सुनेंगे, जब बच्चे की बात को पेरेंट्स को रिजेक्शन फेस करना होगा,
तो वो बात जाकर किसको सुनाएंगे? जो उनकी बात सुनता है। उनकी बात कौन सुनेगा? जो उनका मित्र होता है, जो उनके कॉलेज के अंदर, जो उनके स्कूल के अंदर, जैसे आप बचपन की उम्र कह रहे हैं, जो उनकी बात को समझता है। वो कौन है? वो उनका मित्र है, क्योंकि वो उनकी बात को फुल तरीके से सुनेगा। हाँ, उसने गलत किया, अरे ठीक है ना, कोई बात नहीं, इतने नंबर भी बढ़िया हैं। यानी उसको, बच्चे को उस उम्र के अंदर वहाँ से एक्सेप्टेंस मिल रही है। एक्सेप्टेंस मिलनी किसके साथ चाहिए थी? पेरेंट्स के साथ मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मैक्सिमम टाइम वो। आपकी बात जो आप कह रहे हो उसको अगर मैं ठीक समझ रहा हूँ, तो पेरेंट्स की जो एक्सेप्टेंस है या सुनने की जो कैपेसिटी है बच्चों की बातों को, अगर वो डेवलप हो जाए ठीक से, तो वो बच्चे जो एग्रेसिवनेस है वो नहीं आएगा। डेवलप नहीं, वो ऑलरेडी एक्सेप्टेंस आए, उनके साथ बैठकर जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम लोग समझें। एग्रेसिवनेस कम्स विद रिजेक्शन। मेडिकल साइंस के हिसाब से सेक्सुअल रिलेशनशिप भी शरीर की आवश्यकता है। दूसरी तरफ ब्रह्मा कुमारी में इससे दूर रहने को कहा जाता है। आप एक ब्रह्मा कुमार भी हैं और एक डॉक्टर भी हैं। आप बताइए क्या सही है? और जहाँ तक हम समझते हैं, सेक्स एक ऐसी कला है जिसे समझाने की जरूरत नहीं, दो अपोजिट सेक्स अपने आप उसको समझ जाते हैं। कहिए। ब्रह्मा कुमारीज ने कभी भी इस चीज़ को एनफोर्स ओपनली नहीं किया कि हम डायरेक्टली नहीं, ये गलत है, ऐसी चीज़ नहीं किया। लेकिन एक बात मैंने अपने जीवन में देखी है कि कोई भी चीज़ ऊंची प्राप्त करने के लिए एक शक्ति आवश्यक होती है। इतिहास इस चीज़ का गवाह है, वो है पवित्रता की शक्ति। पवित्रता को हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य से तोला गया है, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का व्रत होता है वो कोई भी ऊंचा कार्य करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। तो इसी ब्रह्मचर्य व्रत को, ब्रह्मचर्य केवल शारीरिक शक्ति नहीं, केवल शारीरिक सेक्सुअलिटी की बात नहीं, लेकिन ये मानसिक पवित्रता, हमारे थॉट्स की पवित्रता की बात है। तो हम लोग इस चीज़ को डायरेक्टली एडवोकेट नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर जब भी हम सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के अंदर एंगेज होते हैं तो इसके अंदर हमारी शक्ति, हमारी मानसिक शक्ति का भी सिग्निफिकेंट डिप्लीशन होता है। ये आप भी मानते हैं, सिग्निफिकेंट एनर्जी भी खर्च होती है। और ये हमारी लस्ट और काम विकार, काम को कभी भी एक एसेट नहीं माना गया, काम को एक विकार के रूप से तुलना की गई है। और 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार में भी काम वासना को सबसे नंबर 1 माना गया है। इसीलिए ब्रह्मा कुमारीज के अंदर जब हम नई सृष्टि की परिकल्पना करना चाहते हैं तो प्योरिटी जो है उस नई सृष्टि का आधार माना गया है। और ऐसा नहीं कि हर जन्म जो है केवल सेक्सुअल रिलेशंस के हिसाब से ही होता है। आप देखें, अगर एनिमल्स के अंदर देखें, पीकॉक को लें, मोर को लें, मोर के अंदर ये प्रोसेस कभी भी नहीं होता। केवल आंसुओं के आधार पर, जो आंसू गिरता है उसी के आधार पर नए बच्चे का जन्म होता है। तो हम इसको अगेंस्ट नहीं कहते। अगर आप ये एज अ मेडिकल प्रोफेशन कहें, मैं इसको कभी भी अपने पेशेंट्स पर एनफोर्स नहीं करता, इस एक्ट के अगेंस्ट में किसी को फोर्स नहीं करता। लेकिन एज अ पर्सनल डॉक्टर, एज अ ह्यूमन एज बीइंग अ ब्रह्मा कुमार, आई हैव chosen this as a personal choice। क्यों? क्योंकि मेरे को मानना है कि अगर मेरे को पूरी सृष्टि को परिवर्तित करना है तो मेरा हर थॉट, मेरा हर बिलीफ सिस्टम, मेरा हर एक्ट बहुत प्योर होना चाहिए। और परमात्मा जब इस सृष्टि पर आता है तो वो सबसे पहली चीज़ जो वो कहता है वो है काम, क्रोध और लोभ, मोह, अहंकार को छोड़ो। वो कहता है सब कुछ करो, लेकिन ये 5 विकार जो हैं ये तुम्हारे दुख के कारण हैं। रावण के अंदर भी जो दिखाया गया या जिस भी प्रकार से नेगेटिव एनर्जीज को दिखाया गया वो काम को दिखाया नहीं गया। तो लेकिन मैं बीच में आपकी बात काट रहा हूँ। जैसे मेडिकल साइंस में आप ही लोग कहते हो, डॉक्टर्स ही कहते हैं कि सेक्स इज ऑल्सो अ नीड ऑफ ए बॉडी, ऑफ अ बॉडी। और अगर हम अध्यात्म से बात करें तो जो गृहस्थी जो चलती है, टू ऑपोजिट सेक्स को पति पत्नी के रूप में जो चलती है, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं कि आज के कलयुगी संसार के अंदर इस एक्ट को एक मैंडेटरी पावर माना गया है। लेकिन जो हम लोग स्ट्रांगली एडवोकेट करते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर ये शक्ति है कि वो एक नई संरचना संतान की कर सकता है, तो हम मेंटली उस व्यक्ति को इतना एम्पावर करते हैं कि योग की शक्ति के द्वारा, योग की शक्ति के द्वारा भी नई सोल का जन्म हो सकता है। इसके बारे में मैं और भी आगे आपको स्पष्ट करूंगा कि इतनी पावर है योग के अंदर, प्योरिटी की शक्ति के अंदर, कि वो नई संतान को, नई सोल को, एक प्योर सोल का आह्वान करके उसको जन्म दे सकता है। जो चीज़ आप बता रहे हो वो एक सर्टन लेवल में पहुंच जाने के बाद
माइट बी, क्योंकि पास्ट में हमने सुना है ऐसी बात। बिल्कुल, आपने बिना इस एक्ट के बिना भी बच्चे जन्मे, देखा गया कि बिना आंखों के इशारों से भी जन्मे। लेकिन आज जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में अगर हम ये बात किसी के सामने रखते हैं तो फर्स्ट आंसर उसका यही होगा कि क्या बेवकूफ भरी बातें कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है ना। टुडे वी हैव फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। जो आज हमारी ज़िंदगी का आधार स्तंभ है, उसको हमने सोचा कि बिना काम के मेरे को सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। दिन और रात ये मेरी नेचुरल डिज़ायर है। लेकिन नेचुरल डिज़ायर क्यों? क्योंकि वो मेरी आत्मा के ऊपर, मेरी प्योर सोल के ऊपर हमने सोचा वही नेचुरल है। मैं आपको एक बात बड़ी स्पष्ट रूप से इसको रखना चाहूँगा कि अगर ये टेबल है, टेबल के ऊपर ग्लास है, ये वाइट है, अगर कुछ समय इस टेबल को हम नहीं यूज़ करें, कोई इसको साफ़ नहीं करे, इसके ऊपर धूल जमती जाएगी, है ना, धूल जम जाएगी। कुछ समय बाद इसका कलर ब्राउनिश या एक अलग फेड हो जाएगा। कोई व्यक्ति बहुत समय बाद आएगा या हम ही लोग आएंगे, हम सोचेंगे कि यही तो इसका नेचुरल कलर है। लेकिन परमात्मा आके बोलता है वो नेचुरल तो नहीं है ना। जैसे उसको साफ करेंगे तो उसकी नेचुरलिटी खिल के सामने आ जाएगा। तो इसी तरह बहुत सुंदर रूप से देखा जाए कि हमारी आत्मा के ऊपर भी नेगेटिविटी का और इन 5 विकारों का कट जो होता है, जिसको परमात्मा कहता है कि नेगेटिव एनर्जी हमारी आत्मा पे चढ़ जाती है, तो ये जब धोते हैं उसको, परमात्मा आके प्योरिटी की शक्ति हमें धारण कराता है, तो वो कट उतरता है। तो हमें लगता है कि हमारी आत्मा का तो नेचुरल स्वरूप और भी इससे ज़्यादा कहीं पावरफुल है कि हम अपने थॉट प्रोसेस के द्वारा ही किसी भी चीज़ की रचना कर सकते हैं। और आप देखेंगे, आप चलिए संतान की बात कर रहे हैं, हम आपको प्रैक्टिकली बताते हैं, लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं। हम लोगों ने यौगिक शक्ति से, योग की शक्ति से इतनी सुंदर खेती हमारे माउंट आबू के अंदर की है कि आप देखेंगे ऐसे ऐसे फल, ऐसी ऐसी सब्जियां उग रही हैं जो बिना ऑर्गेनिक फार्मिंग के भी अति रसदार और मच मोर पावरफुल, जो लोग कहते हैं कहीं उग नहीं सकती, केवल योग की शक्ति। आपकी जो बात इतनी देर में मैंने जो समझी, जैसे नॉर्मली हर इंसान का एक सर्टेन एज जैसे जैसे बढ़ता जाता है, सेक्सुअल डिजायरमेंट कम होती चली जाती है, तो उसको लोग ये समझते हैं कि मेरे अंदर मतलब शक्ति कम हो गई, इसलिए वो डिजायर कम है। लेकिन आपका कहना है कि वो सोल जो है प्योरिटी की तरफ जा रही है, इसलिए वो हो जाता है। ऐसा है? ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ये गलत इंटरप्रिटेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये तो अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब हमारे अंदर अगर हम भी कहें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अभी होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं होता। उम्र के साथ प्योरिटी आना ये ठीक नहीं है। तभी बहुत सुंदर बात मैं आपको बताता हूँ, कहा गया है कि ग्रोइंग ओल्ड इज मैंडेटरी। बूढ़ा होना तो स्वाभाविक है, ग्रोइंग अप इज ऑप्शनल, यानी ग्रो अप माइंड से हमें करना है। तो प्योरिटी इज अ मैटर ऑफ चॉइस, प्योरिटी इज नॉट अ मैटर ऑफ एज। अगर आज आप उस चीज़ को, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्यों अपनाया, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक इम्पॉर्टेंट पावर है, इसको मैं एक शक्ति की तरह यूज़ कर सकता हूँ, और हम लोग करते हैं। आज हम इस शक्ति की तरह यूज़ करते हैं, तभी लाखों लोगों के अंदर, लाखों सोल्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। तो जो लोग नहीं करते उनके लिए एक नेचुरल चीज़ डिज़ायर है, वो अपनी डिज़ायर को पूरा करें। तो मैं आपकी बात बीच में काटता हूँ। आप जैसे डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कोई भी पेशेंट आया, उसका ऑपरेशन होने के बाद उसको आप हिदायत देते हैं कि ये मत करना, ये मत करना। बिल्कुल, हम स्ट्रॉन्ग हिदायत देते हैं। जब किसी व्यक्ति का हार्ट का ऑपरेशन होता है, ये एक यूनिवर्सल हिदायत है कि ही शुड एब्सटेन फ्रॉम दिस, एब्सटेन फ्रॉम द सेक्सुअल एक्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। क्यों? क्योंकि शक्ति और एनर्जी इसके अंदर बहुत लगती है नेचुरली, और कई मेडिसिन भी जो होती हैं जो इसको क्षीण करती हैं। तो ये एक नेचुरल इंस्ट्रक्शन है जो हर इंस्टीट्यूट में ऑलमोस्ट हर डॉक्टर देता है, ये नेचुरल चीज़ है। लेकिन मैं आपको फिर इस चीज़ को एम्फेसाइज करना चाहूँगा कि जो प्योरिटी, पावर और जो हैप्पीनेस की शक्ति है, जो हमारी सोल की एम्पावरमेंट जब होती है, तो ये डिज़ायर्स ऑटोमेटिकली हमारी कम हो जाती हैं, ये नेचुरली कम हो जाती हैं। और ये उम्र के साथ नहीं, ये हमारा मैटर ऑफ चॉइस है। और आपको ओपन इन्विटेशन है, हमारे यहाँ हज़ारों लाखों यूथ्स इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। इट इज़ नेवर एनफोर्स्ड ऑन एनीबॉडी, इट इज़ नेवर एनफोर्स्ड। हमें कभी आज दिन तक ये चीज़ नहीं कही गई, हज़ारों लाखों यूथ्स को कभी ये बात नहीं कही गई। केवल आकर मनुष्य का देखिए एक नेचुरल सेल्फिश नेचर है, आपका भी और मेरा भी। जहाँ प्राप्ति ज़्यादा है वो उस तरफ जाएगा, मानेंगे ना इस बात को। तो अगर मुझे इस तरफ प्राप्ति ज़्यादा लगती है तो मैं किसी चीज़ को छोड़ने को तैयार हूँ। अगर मुझे प्राप्ति इस चीज़ की ज़्यादा नहीं है तो यू आर फ्री टू चूज़ योर ओपन लाइफ। मैंने अपनी लाइफ में दोनों पर्सपेक्टिव्स को
इंस्पेक्ट किया है। और मैं आपको ओपन इन्विटेशन देता हूँ और हज़ारों लाखों यूथ को भी देता हूँ कि इस चीज़ को एनफोर्स मत रखिए, आके एक्सपीरियंस ट्राई कीजिए, एक्सपीरियंस ट्राई करिए। आप देखेंगे द काइंड ऑफ पावर दैट यू एक्सपीरियंस विद प्योरिटी इज इमेंस। इट चेंजेस आपका मन का जो पूरा थॉट प्रोसेस है, आपका बॉडी का जो पूरा लैंग्वेज है, आपकी डिजायर्स ऑटोमेटिकली शांत हो जाएंगी। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये हो जाएंगी। यू आर डूइंग एवरीथिंग बट यू आर बीइंग इन योर नेचुरल स्टेट। ह्यूमन डूइंग्स नहीं रहेंगे, आप ह्यूमन बीइंग्स बन जाएंगे। अभी आप बातचीत कर रहा था डॉक्टर मोहित गुप्ता जी से। इना से हुईडी पूरी बातचीत समय अभाव के कारण से आज को नहीं दिखा पाया। इनको बाकी अंश अगले सप्ताह दिखावांगा। इंसान जो है आत्महत्या क्यों करता है, कार्डियक जो प्रॉब्लम्स आती है, आध्यात्मिक रूप से क्या उसको ठीक किया जा सकता है? आजकल देखा जा रहा है छोटी उम्र से ही कार्डियक प्रॉब्लम बहुत आने लगी है। इसका रीजन क्या है? डॉक्टर साहब, एक तरफ खाना शरीर की जरूरत है और दूसरी तरफ खाना ही बीमारियों की जड़ है, ये भी कहते हैं। अब ये बताइए कि शरीर की जरूरत भी पूरी हो और बीमारी भी ना लगे, इसका उपाय क्या? हमारी जो ह्यूमन बॉडी है दैट इज मेड ओनली फॉर द वेजिटेरियन फूड, इज दैट ट्रू? अब जाते जाते पिछले हफ्ते पूछे गए दर्शक प्रश्न को जवाब, उनका विजेता को नाम और इन हफ्ते को दर्शक प्रश्न फिर से एक बार। गत हप्ता सोधिएको प्रश्न, यी मध्ये कसलाई ओशोका नामले पनि चिनिन्छ? अप्सन ए आचार्य रजनीश, अप्सन बी आचार्य महाश्रवण, अप्सन सी आचार्य तुलसीदास र अप्सन डी आचार्य बालकृष्ण। यसको सही उत्तर हो अप्सन ए आचार्य रजनीश। कलर्स मोबाइल पाउन सफल हुनु भएको छ। 9805 9379 97। सीजी को फ्यान हिटर पाउन सफल हुनु भएको छ। 98511 90485। बधाई छ, विजेताले आफ्नो परिचय खुल्ने प्रमाण सहित 1 हप्ताभित्र हिमालय टेलिभिजनको कार्यालय मध्य बानेश्वर काठमाडौँमा सम्पर्क राख्नुहोला। मोबाइल नम्बर 98498 23804 मा पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। यो हप्ताको दर्शक प्रश्न, हाल त्रिभुवन विमानस्थल रहेको स्थानलाई पहिले के नामले चिनिन्थ्यो? अप्सन ए गौशाला, अप्सन बी फुटबल मैदान, अप्सन सी गौचरण र अप्सन डी क्रिकेट मैदान। दिएका अप्सनहरू मध्ये एन टाइप गरी स्पेस दिनुहोस् र एबीसी वा डी मध्ये कुनै एक टाइप गरी 4004 मा एसएमएस गर्नुहोस्। आज के लिए यो कार्यक्रम इतना ही। अगले शनिवार फिर नई सामग्रियां के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए मन भी इजाजत दो। और इन कार्यक्रम के बारे में आपकी कोई भी सलाह, सुझाव, प्रतिक्रिया हो है तो मेरे से टेलीफोन संपर्क कर सको हो 98 498 23804 में, या ईमेल संपर्क कर सको हो अपनो nepal@himalayatv.com पर। और अब आप फेसबुक संजाल में भी हाँ अपनो नेपाल पेज में जाकर के सारी जानकारी ले सको हो। और पुराना एपिसोड देखने के लिए यूट्यूब में लॉग ऑन कर सको हो और आप लोग माने ट्विटर में भी फॉलो कर सको हो। नमस्कार।